ये आप जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं पार्ट 2 है आपके सामने। और मैं आप लोगों से बातचीत जून 2019 के समाज कार्य के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर। हालांकि पार्ट 1 में मैंने लगभग कुछ प्रश्नों पर बातचीत किया था। हम लोगों ने लास्ट में क्वेश्चंस देखे थे और वो क्वेश्चंस बेसिकली यही था, यहीं से हम लोगों ने छोड़ा था। तो प्रश्न हमारे सामने ये है कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में परिस्थिति अनुकूलन व्यक्ति गेस्टाल्ट पर बल दिया जा गया है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रहने दो ना, इसका मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, संपूर्ण होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो एक हमारे सामने है गुलबेकियन रिपोर्ट, और उसके बाद एक है हॉलिस टेलर रिपोर्ट, एक है लेन कमेटी की रिपोर्ट, और एक है बेवरिज रिपोर्ट। देखिए, गुलबेकियन रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, ये रिपोर्ट आप सबको पता होना चाहिए। बेसिकली ये किस पर बेस्ड है गुलबेकियन रिपोर्ट, क्या किसी को मालूम है? सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन और कोई बताना चाहेंगे गुलबेकियन रिपोर्ट? देखिए सामुदायिक कार्य सर, समुदाय का। अच्छा, देखिए मैं बेसिकली आप लोगों से बात करूं, यहाँ एक शब्द जो अभी आपका आया है गुलबेकियन के संबंध में, समुदाय, कम्युनिटी। ये जितनी रिपोर्टें आप देख रहे हैं या जितनी रिपोर्ट आती हैं हमारे परीक्षाओं में, वो सभी सामुदायिक संगठन से ही संबंधित होती हैं, है ना। वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड होती हैं। तो गुलबेकियन रिपोर्ट जो यहाँ पर बेस्ड है वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड है। और आपने एक बात सही बताया है कि परिवर्तन को लेकर बात करती है, तो वो कम्युनिटी में परिवर्तन को लेकर बात करती है। कोई परियोजना है, उस परियोजना को अगर आपको सुचारू रूप से आगे लेके बातचीत करनी है, ठीक है, तो उस पर बातचीत करते हैं। खासकर जब गुलबेकियन रिपोर्ट का हम लोगों से परीक्षा में सवाल बनाया जाता है, तो वो खासकर आपके ऑप्शन में ये चीज़ें मेंशन करेगा, सम्मेलन मेंशन करेगा, परियोजना मेंशन करेगा, कार्यक्रम को मेंशन करेगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन को मेंशन करेगा। ठीक है, यहाँ तो हालांकि परिस्थितिकी अनुकूल व्यक्ति गेस्टाल्ट है, उसी की जगह पे परियोजना, योजना, कार्यक्रम, ठीक है, इस जैसे शब्दों को जो है ये प्रयोग में लाता है गुलबेकियन रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं गुलबेकियन रिपोर्ट इस स्टडी के संबंध में। दूसरा है लेन कमेटी, है ना, ये भी आपने सुना ही होगा। लेन कमीशन रिपोर्ट इसे कहा जाता है, और आप सब भली भांति तरीके से इससे संबंधित होंगे लेन कमीशन रिपोर्ट से। और ये रिपोर्ट भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ही इसका यूज़ होता है। और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो सुधारों पर जिक्र करता है, किसी चीज़ को परिवर्तन के साथ साथ जो सुधार वाली प्रक्रिया है, चाहे वह बिहेवियर हो, चाहे उसके वातावरण की बात हो, पर्यावरण की, उनमें प्रक्रिया जो है हमें देखने को मिलती है लेन कमेटी, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, लेन समिति रिपोर्ट, समिति रिपोर्ट। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रहेगा कि ये किस संबंध में मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने एक आता है बेवरेज रिपोर्ट। हालांकि आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा बेवरेज रिपोर्ट के बारे में। ये बेसिकली पारिवारिक भत्ते की शुरुआत करता है, चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले जो सभी लोग हैं उनमें मुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की बात करता है, रोजगार का राज्य रख रखाव की बात करता है। तो जैसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में सुधार आ जाए, वातावरण में परिवर्तन का नाम आ जाए, तो वो लेन कमेटी होती है। गुलबेकियन रिपोर्ट में बात करते हैं कार्यक्रम, परियोजना वगैरह को लेकर जिक्र करते हैं। बेवरेज रिपोर्ट में जैसे पारिवारिक भत्ते की शुरुआत करने की बात हो, या चिकित्सा देखभाल की बात हो, या मुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य की देखभाल हो, या रोजगार की बात हो, तो वो बेवरेज रिपोर्ट में आ जाएगा। परंतु जब परिस्थिति अनुकूलन व्यक्ति की समग्र रूप से हम बात करेंगे तो वहाँ पे हॉलिस टेलर रिपोर्ट का नाम आ जाता है। तो यहाँ सही जवाब जो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हॉलिस टेलर रिपोर्ट। ठीक है, ये नाम आपके सामने देखने को मिलेगा। इतनी बात एक बार आप कंफर्म करिए, क्या इस चीज़ से आप सभी लोग
सहमत हैं? हॉलिस टेलर रिपोर्ट आपका करेक्ट जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल हमारे सामने, आसान सा सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ। निम्न में किसे स्व की अभिधारणा को आदर्श स्व तथा वास्तविक स्व के रूप में प्रदान की? देखिए, एक स्व है, आदर्श स्व है, वास्तविक स्व है। तीन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। स्व और उसके बाद आदर्श स्व, दूसरा एक शब्द आता है वास्तविक स्व। तो जरा बताइए ये किसके शब्द हैं? कार्ल रोजर्स। बिल्कुल, यहाँ पे आपने जो जवाब दिया है मुझे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार इसकी इंग्लिश को देखें आप लोग, और मैं चाहूँगा कि भी आप इसे नोट भी कर ले आप सभी लोग, है ना। सेल्फ, आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ, इनके कॉन्सेप्ट की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो ये बेसिकली मनोविज्ञान का पार्ट है। और इस मनोविज्ञान के पार्ट में नाम जो हमें देखने को मिलता है वो कार्ल रोजर्स का मिलता है। कार्ल रोजर्स का हमें नाम देखने को मिलता है। देखिए, वास्तविक स्व में वे गुण शामिल किए गए हैं जो आप या कोई अन्य व्यक्ति मानता है कि वास्तव में आपके पास ये चीज़ें हैं, उसको हम रियल सेल्फ के रूप में जानते हैं। आदर्श सेल्फ मतलब आइडियल सेल्फ, वे गुण शामिल किए गए हैं जो आप या कोई और चाहता है कि आपके पास हो, है ना। सिर्फ कोई अन्य पर्सन अगर आपको चाहता है कि भाई इसके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, थर्ड पर्सन, तो वो बेसिकली एक प्रकार को दर्शाता है आदर्श सेल्फ, यानी इसको आइडियल सेल्फ कहते हैं। रियल की ये है कि वो क्वालिटी शामिल की गई कि जो कोई अन्य व्यक्ति मानता है, इस बात को मानता है अन्य व्यक्ति कि वास्तव में आपके पास है ना, उस चीज़ को दर्शाया है इस तरीके से कार्ल रोजर्स महोदय ने। ठीक है, तो कार्ल रोजर्स का ये कॉन्सेप्ट ही है। अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट में, अगर किसी का नाम भी अगर आता है तो वो नाम आता है कार्ल रोजर्स का ही। रियल सेल्फ में एक्चुअलाइजेशंस आता है, पॉजिटिव रिगार्डिंग सेल्फ रिगार्डिंग की बात होती है, टेंडेंसी की बात होती है, ये रियल सेल्फ का कॉन्सेप्ट है। आइडियल सेल्फ में अगर हम बात करते हैं तो सेल्फ वर्थ की बात होती है, इसमें अम्बिशन की बात होती है, अम्बिशन का मतलब आकांक्षाओं की बात होती है इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ सही जवाब अगर आपने दिया है मुझे, तो वह ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब है, कार्ल रोजर्स का नाम, ये करेक्ट जवाब है आपका। बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। यहाँ देखिए जो डिनोट किया गया है वो समाज कार्य के रिसर्च से ये सवाल है, और इस रिसर्च के पॉइंट में एक तरफ नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उसको एक संकेतक शब्द, एक संकेतक लेटर्स दिए गए हैं, है ना, या आप सिंबॉलिक कह सकते हैं। तो एक निराकरणीय प्रकल्पना है, एक अनुसंधान प्रकल्पना है, एक काई स्क्वायर है, एक मानक विचलन है। मैं चाहूँगा कि एक बार इसकी इंग्लिश देखें तो और स्पष्ट आपको हो जाएगा। हालांकि प्रश्न बहुत इजी है ना। नल हाइपोथेसिस को निराकरण परिकल्पना कहते हैं, रिसर्च अनुसंधान हाइपोथेसिस, काई स्क्वायर और स्टैंडर्ड डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का पार्ट ये बनता है, काई स्क्वायर का पार्ट जो एक्स का स्क्वायर है इस तरीके से बनता है। अब दो पॉइंट हमारे सामने बचते हैं, एक नल हाइपोथेसिस बचता है और एक हमारे रिसर्च हाइपोथेसिस बनता है। तो H0 आपका, H0 जो हो जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, H0, बिल्कुल हाँ, नल हाइपोथेसिस बन जाएगा, और रिसर्च आपका बन जाएगा H1 बन जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो जो ऑप्शन हमारे सामने जा रहा है ना, वो कौन सा ऑप्शन सही तरीके से सम्मिलित हो रहा है, सेकंड वाला हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। निराकरण H0, अनुसंधान आपका H1, का स्क्वायर आपका जो बनेगा वो एक्स का स्क्वायर बनेगा, और जो मानक विचलन बनेगा वो ए की तरह बनता है। मैंने कहा था 6 सिग्मा वाला जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसी को मानक विचलन से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने, और ये भी सवाल अच्छा ही है हमारे सामने भी। क्वेश्चन नंबर 73, यानी आप ये कह सकते हो कि हम 23 नंबर का सवाल जो है सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये सवाल देखो, मैं लास्ट टाइम में आया भी था दिसंबर वाले पेपर में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में कौन सी बातें हैं करेक्ट मानी जानी चाहिए? ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके सामने है।
तो कौन कौन से स्टेटमेंट है? क्या ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया? क्या इसे वर्ष 2011 में लागू किया गया? जरा एक बार जवाब दीजिए, है ना। फिर मैं आप लोग देखो, थोड़ा आप भी अपना जवाब देंगे तो आप समझो आप पेपर कर रहे हैं ना, है कि नहीं, तो आपको पता चले। ए सी डी, ओके ओके ओके। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो इस मिशन का उद्देश्य बेसिकली जीवन में आगे बढ़ने, उन्नति के अवसर को लाभ उठाने के संबंध में बातचीत कही गई है। हालांकि जून 2011 में यह स्टार्ट किया गया था और ये बात सत्य होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये प्रश्न जो है आपका गलत हो। ठीक है, एक बार इसकी इंग्लिश भी देख लीजिए आप लोग। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ये, और बहुत ही ईजी है। स्कीम ये लॉन्च किससे की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा की गई है। लॉन्च कब किया गया था? जून 2011 में लॉन्च किया गया था। क्या यह बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप के संबंध में बातचीत करता है? यह आपसे अगर हम बात कर दें तो बिल्कुल ये बातचीत करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धन व्यक्ति हैं उनको बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित करने की बात करता है। तो ये भी बात आपकी करेक्ट होगी। स्वरोजगार के द्वारा निर्धन व्यक्तियों के लिए बेहतर आजीविका का विकल्प का निर्माण, यहाँ तो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ऑल पॉइंट यानी सभी जो हैं वो करेक्ट आपके माने जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग प्रश्न को सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें कई बच्चे गलत ऑप्शन दे रहे थे। देखिए ऑप्शन नंबर आपका 4 इज द राइट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, है ना, ठीक है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ध्यान से आप लोग को प्रश्न पढ़ना है, फिर जवाब देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग। कहता है प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? और आपके सामने ये जवाब है, 4 ऑप्शन, प्लीज बताएं। थर्ड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब, करेक्ट, बिल्कुल आपने सही जवाब बताया है। ये बेसिकली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, जिसको आप बोलते हैं यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक वर्षीय मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये यूएनडीपी के माध्यम से आया। हालांकि यूएनडीपी अगर हम बात करते हैं तो 1965 में आया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पहला जो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज, है ना, सन 1990 में पाकिस्तानी एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है महबूब उल हक नाम है, उल हक नाम है, और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्यन सेन है। प्लीज़ एक बार म्यूट रहें, जब म्यूट रहेंगे तो आप अच्छे से मेरी बातों को सुन पाएंगे, है ना। इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया, और यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित जो मानव विकास रिपोर्ट है, लोगों के शैक्षिक स्तर पर उसके स्वास्थ्य स्थिति और उसके प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना पर बातचीत ये करते हैं, जिनमें इसमें 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण रखा गया। एक रखा गया स्वस्थ यानी जीवन प्रत्याशा, आप पहले को जीवन प्रत्याशा के नाम से दर्शा सकते हैं। दूसरा, आप शिक्षा या सकल नामांकन अनुपात दर्शा सकते हैं, नामांकन अनुपात, इसी को हम लोग शिक्षा के रूप में भी लिखते हैं। तीसरा हम लोग कह सकते हैं राष्ट्रीय आय, तीसरा राष्ट्रीय आय, है ना। तो इन 3 शब्दों में, जैसे अगर हम जीवन प्रत्याशा की बात करें, जीवन प्रत्याशा यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति को कितने साल जीवित रहना है कि नहीं, या एक समूह के सदस्यों की औसत आयु के अनुमान क्या हो सकता है, ये जीवन प्रत्याशा लगाता है कि नहीं। सकल नामांकन अनुपात का मतलब शिक्षा ही होता है। यह 3 स्तरों के लिए इस अनुपात का अर्थ बेसिकली प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, इससे परे उच्च शिक्षा के लिए ये नामांकन का अनुपात बताता है, बेसिकली हायर एजुकेशन के पार्ट में। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी, किसी भी अर्थव्यवस्था या देश का विकास उतना ही बेहतर माना जाएगा। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी देश का विकास कितनी तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं। तो इसलिए आपको इन पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे लेते हैं, बातचीत करेंगे। और एक सवाल हमारे सामने और है,
और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए मद्य सेवन और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए सहायता प्रदान करता है। तो देखिए, मैंने ये अभी हाल ही में उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, क्योंकि अभी मैंने जिक्र आप लोगों से किया था। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए मद्य सेवन और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक अहम भूमिका होती है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस ऑप्शन को आप लोग करेक्ट करिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। शराब और मादक द्रव्यों की सेवन की रोकथाम के लिए सामाजिक और रक्षा सेवाओं की सहायता योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित और शराब और मादक द्रव्य मतलब ड्रग्स के सेवन की रोकथाम और सामाजिक रक्षा सेवाओं जैसी केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है या कराई गई है। आप ऐसा भी बोल सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को नोट करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहा है। मैं यहीं पे नीचे लिख देता हूं ताकि आपके परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आप इजीली कर सकें। जैसे देखिए, ESIC के लिए, DSSB के लिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शराब और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम, ठीक है, रोकथाम के लिए सामाजिक और रक्षा सेवाओं के लिए सहायता योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, द्वारा क्रियान्वित शराब और ड्रग्स के सेवन की रोकथाम और सामाजिक रक्षा सेवाओं जैसी केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं एक और पॉइंट पर, क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है आप लोगों से कि ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ग्राम सभा के परिप्रेक्ष्य में हमें बताना है। तो ग्राम सभा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो यह ग्राम स्तर पर पंचायत की मतदान सूची में पंजीकृत व्यक्तियों का एक निकाय है। देखिए, यही पॉइंट आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। देखते हैं आगे। यह एक निकाय है कि जिसमें ग्राम पंचायत के सभी व्यक्ति के उसके सदस्यों, सभी व्यक्ति तो यहाँ पर गलत होने की वजह से एलिमेंट हो जाएगा। यह एक निकाय है जिसमें गांव के सभी व्यक्ति, फिर आपका यहाँ पर एलिमेंट हो जाएगा, जिसमें गांव के सभी व्यक्ति उसके सदस्य होंगे। यहाँ ग्राम पंचायत के सभी व्यक्ति होंगे, ग्राम पंचायत के सभी व्यक्ति होंगे, गांव के सभी व्यक्ति होंगे। ये ग्राम सभा की बात कर रहा है। ग्राम सभा किसे कहेंगे इसके बारे में। फिर कहता है प्रखंड के मतदाता सूची के पंजीकरण व्यक्तियों का निकाय होगा, ग्राम सभा नहीं। देखिए, ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, यह ग्राम स्तर पर पंचायतों का मतदान सूची में पंजीकृत जो व्यक्ति होगा वह एक निकाय होता है, उसको बोला जाता है कि यह भाई ग्राम सभा है ना। ग्राम सभा की परिभाषा
अगर हम बात करें तो यही एक प्रकार से प्रस्तुत होती है किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिख दूँ कि रहने दूँ, बहुत इजी है, क्या लिखूँ, हो जाएगा। किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले लोगों के समूह की मतदाता सूची में शामिल शक्तियों को मिलकर बनी जो संस्था होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं। बेसिकली ग्राम सभा में अगर हम बात करें, एक अस्थाई निकाय है, हालांकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, निकाय ही लिखा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे जरूर समझिएगा कि ये एक अस्थाई निकाय है। और ये सरल शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूँ, 18 वर्ष से ऊपर सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो 18 प्लस के जो व्यक्ति रहेंगे, लोग रहेंगे, वो सभी व्यक्ति जो है मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसका सही जवाब ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा, है ना, मैं यहाँ पे पहला लगा देता हूँ। ठीक है, अगले बात करते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 77 नंबर का सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है ना। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका जवाब भी दें। देखिए, ये बेसिकली आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखिए पहले तो आप एक बार हिंदी पढ़ें, फिर उस बार आपको इंग्लिश दिखाऊंगा। इसमें से आपको विचार करना है। विचार कहने का मतलब ये है कि अगर आप तथ्य जानते हैं तो आप विचार करेंगे, जब तथ्य ही नहीं पता होगा तो विचार कहाँ से करेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उत्पत्ति मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से हुई, पहली बात। दूसरा कहता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की उत्पत्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार से हुई है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है NHRC, है ना भाई, वही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार को NHRC कहते हैं हम लोग। यह इसका जो अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। देखो, एक न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों के ऊपर कौन सा होता है, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। फिर उसके बाद कहता है NHRC के अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। तो एक बात तो ये तय है, या तो C या तो D में से कोई एक होगा। इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे भाई, अध्यक्ष तो इन्हीं में से होता है। लेकिन अभी बात क्लियर नहीं हुई जी। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या बोला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार की उत्पत्ति मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से हुई है। ये ये गलत है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की उत्पत्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हुई है, इससे हुई है, ये सही है। अब उच्चतम न्यायालय के नहीं होंगे, उच्च न्यायालय के होंगे। किससे होंगे, उच्च न्यायालय के होंगे। तो A और D। ठीक है, एक बार इंग्लिश भी देखोगे, इंग्लिश भी देख लो, है ना, ताकि आपको क्लियर रहे। हाँ, वही वही। देखो, यहाँ अगर हम बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटेक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के द्वारा ये सत्य है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे HRC जो है, चेयरमैन हु हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, ये भी आपका सही है। तो ये दोनों आपका करेक्ट है ना, ये दोनों आपके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सही है। हाँ, ये सही है, ये सही है। देखिए, यहाँ जो है हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, इसकी चेयरमैन नहीं होती, ये गलत है। और फिर दूसरी बात, इसने कहा कि भाई ये जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि ये भी गलत है। बेसिकली इसकी उत्पत्ति तो यहाँ से हुई है कि नहीं, हम बता सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के माध्यम से। ठीक है, हाँ, तो आप यहाँ पर जवाब किसको देना चाहेंगे बताइए, बी और डी को। तो बी और डी क्या हो सकता है, आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गलत है, ये क्या है, ये गलत। अच्छा, गलत समझ मत लीजिएगा, ये सही है, क्योंकि मैं ढूंढना था आंसर में गलत, है ना, नहीं समझे। ठीक है, आगे सवाल देखिए। अगला सवाल हमारे सामने कहता है कि निम्नलिखित में से क्या समाजकार की आचार्य नीति संहिता के बारे में सही नहीं है। अब आचार्य नीति संहिता है ये सवाल, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा
सही नहीं है। देखिए, सामाजिक कार्यवृत्ति के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, सामाजिक कार्यवृत्ति है उसके प्रति होना चाहिए, ठीक है। फिर कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ता का स्वयं के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। देखिए, ये भी बनाता है भाई एथिक्स, ये भी आपका करेक्ट होगा। समाज के संदर्भ में समाज के संदर्भ में नैतिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। चलो अच्छा, ये भी सही है। लेकिन देखिए, सामाजिक पहचान, अब आप ये कहो कि अपनी पहचान के प्रति उत्तर नैतिक नैतिक उत्तरदायित्व बनाए, तो ये गलत चीजें हो जाएंगी। देखिए, हालांकि पहचान के लिए भी आप बना सकते हो, बेसिकली यहाँ होल टू पार्ट की तरफ चलना, ना कि पार्ट टू होल की तरफ चलना है। संपूर्ण से अंश की तरफ चलना है। तो टोटल से जब अंश की तरफ हम लोग जाते हैं तो वह प्रक्रिया बेसिकली क्या कहलाती है? जैसे समाज के संदर्भ में नैतिक हो गया, फिर सामाजिक कार्यकर्ता के स्वयं का प्रति जो है नैतिक उत्तरदायित्व हो जाएगा, सामाजिक कार्यवृत्ति भी हो जाएगी। परंतु ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एक पार्ट है, एक अंश आप कह सकते हो, एक छोटा सा अंश है जो अपने स्वयं की बात करता है, स्वयं के हितों की बात करता है। ये पॉइंट स्वयं के हितों की बात करता है ना? तो जिसकी वजह से ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका। अगला सवाल अगला सवाल हमारे सामने है, ये भी ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नागरिक समाज कार्य का मुख्य प्रवर्तक में से कौन माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग जवाब बताइए, कौन नागरिक समाज कार्य के मुख्य प्रवर्तक में से एक हैं? बिल्कुल, फ्रेड पावेल बेसिकली यहाँ पे जो नागरिक समाज कार्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, इन्हीं को कहा जाता है ना? नागरिक समाज कार्य के मुख्य प्रवर्तकों में से एक फ्रेड पावेल हैं, और ये आपका करेक्ट जवाब है। हाँ, ये आपका करेक्ट जवाब है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, नागरिक समाज की कुछ विशेष मुख्य रूप से उसकी विशेषता बताई गई, और कहा गया कि छटनी और व्यवसाय के समायोजन से संबंधित होता है नागरिक समाज कार्य। नागरिक समाज कार्य में समाज व्यक्ति की पसंद की स्वतंत्रता पर आधारित होता है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। और सरकार के उचित तरीके से अगर हम बात करें तो फिनिश नागरिक समाज के संचालन को भी नियमित के संबंध में। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करना प्रक्रिया नागरिक समाज कार्य के रूप में उभर के सामने आती है। ठीक है, तो यह चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि नागरिक समाज संगठन शब्द की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे अरस्तू का नाम आता है, लेकिन जब हम बात करते हैं नागरिक समाज कार्य की तो श्रेय जाता है फ्रेड पावेल को। किसका श्रेय जाता है, किसको? फ्रेड फ्रेड पावेल को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अभी देखो ज्वाइन हो रहे हैं, बट ऐसा क्लास जब मैंने लिंक आपको आधे घंटे पहले दे देता हूँ तो सभी लोगों को पहले ज्वाइन हो जाना चाहिए, है ना? चलिए एक सवाल और बताइए, और ये सवाल हमारे सामने है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राज्य लोक कल्याण लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए? मुझे ओके, चलिए देखिए, पहले मैं आप लोगों से ये बात करना चाहूँगा अनुच्छेद 39 के बारे में। देखिए, हालांकि आप सब भलीभांति तरीके से अनुच्छेद 39 के बारे में रूबरू हैं, आप जानते हैं उसके बारे में। और अनुच्छेद भारत के संविधान में अगर बात होता है तो किन चीज़ों पर ये जिक्र करता है 39, तो मैं आपको बता देता हूँ, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। राज्य के सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार को सुरक्षित करता है। 39 क्या क्या चीज़ बताता है? तो जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित करता है, हालांकि अगर हम बात करें पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन को सुरक्षित करने के संबंध में, तो उस प्रक्रिया में भी अनुच्छेद 39 आ जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 राज्य को समाज के कमजोर वर्गों पर
है ना, विशेष बल देने के लिए या विशेष जोर देने के साथ नागरिकों के आर्थिक कल्याण की रक्षा और उसका बढ़ावा देने का निर्देश देता है। तो आर्थिक कल्याण, रक्षा और बढ़ावा देने का निर्देश अनुच्छेद 39 देता है भारत का संविधान। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। याद रखिएगा इससे संबंधित। देखिए, उद्देश्य इसका तो यही, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन को सुरक्षित करने के संबंध में अगर हम बात करें तो तब भी आप क्या लगेगा, पुरुषों और महिलाओं के बीच में समान वेतन हो, समान वेतन को जी, हाँ, तो कौन सा बनेगा वो? 39, वो भी आपका 39 से ही रिलेट होता है, तो इसलिए आपका वहाँ पे जो जवाब होगा वो आपका करेक्ट माना जाएगा। फिर वही अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 41 के बारे में, और मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को बता भी चुका हूँ कई बार। 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता मामलों में कार्य करना, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकारों को सुरक्षित करता है। तो डीपीएसपी का ये पार्ट ही है। तो मैं यहाँ पर आपको दो तीन बातें लिखूंगा। एक तो ये लिखूंगा, कुछ मामलों में काम, कुछ मामलों में काम, दूसरा शिक्षा, तीसरा सार्वजनिक सहायता, सार्वजनिक सहायता। ये तीन ऐसे शब्द हैं जो रिलेट कराते हैं अनुच्छेद 41 को, यानी आप कह सकते हो अनुच्छेद 41। जब बात आती है 42 की, तो काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत पहली बात। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत आ प्रसूति सहायता, बिल्कुल आपने सही बताया, प्रसूति सहायता। तीसरा आप किस चीज को मेंशन करेंगे प्रसूति सहायता के बाद? मनोचित दशाओं, मनोचित, हाँ, मनोचित दशा में सुधार आप भी बोल सकते हैं, मनोचित दशा में सुधार की बात। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है हमें ध्यान रखना, 3 पॉइंट इसके अंतर्गत आते हैं। अब किस प्रावधान में कहा गया, अब सुनिए तो सही, इस सवाल में क्या कहा गया? कहा गया कि राज्य लोक कल्याण, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। तो मेरे हिसाब से तो आपकी जो यहाँ पे प्रक्रियाएं संचालित होगी वह अनुच्छेद आपका 38 ही है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि आपको रिलेट कराता है अनुच्छेद 38, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा। ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है जिनका राज्य द्वारा पालन होना अपेक्षित है। तो इसलिए आप इसको भी ध्यान रखिएगा, भाग 4 के अंतर्गत ये चीजें मिल जाती हैं। एक सवाल और है, और वो भी सवाल बहुत ही आसान सा है परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पूछा गया, और ये अधिनियम 2006 का है। कहता है डैश वर्ष में कम वर्ष की लड़कियों तथा डैश वर्ष से कम वर्ष के लड़कों के विवाह को गैर कानूनी बता दिया गया। बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। देखिए यहाँ बिल्कुल, यहाँ इसमें जो कहा गया, अगर हम बात करते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को लेकर, तो ये बेसिकली भारत में जो लागू हुआ, भारत में लागू हुआ 1 नवंबर 2007 में। 2007 में बाल विवाह निषेध अधिनियम को जो है बेसिकली लागू किया, हालांकि आया 2006 में, है ना। इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान बताए गए, इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान बताए गए। अच्छा, प्रावधान ये बताया गया कि 18 वर्ष से कम वर्ष, मतलब 18 से कम वर्ष की अगर लड़की है और 21 वर्ष से कम जो है लड़का है, अगर विवाह कर रहा है तो वह क्या होगा, गैर कानूनी होगा। मैं आपको बता दूं, यही 2006 वाला
बेसिकली बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम संशोधन हुआ 2021 में। संशोधन कब हुआ? 2021 में। आपने सुना भी होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्री द्वारा 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में पुनः इसको स्थापित किया गया था और यहाँ वो चीज़ें बताई गई थी कि महिलाओं और पुरुषों को दोनों की जो आयु होगी वो 21 और 21 वर्ष होगी। आपने सुना भी होगा, ठीक है। बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन अधिनियम में महिलाओं की विवाह की आयु को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। तो ये पहले फीमेल जो थी 18, अब ये प्लस हो गया। अब ये संशोधन कब का था? तो 2021 का था। मुझे थोड़ा सा लगता है ये आईएमपी है। हो सकता है अगर आपसे पेपर में सवाल बने तो आप इसका जवाब अवश्य दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों की उम्र 21-21 है। जी जी जी। देखिए अगेन एक सवाल आ गया भाई सिराज, और आप बताइए इसका सही जवाब। वह कौन सा आईएसओ है जो सामाजिक मानक सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल देता है? तो आपका 26,000। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 26,000। तो आपका जो ऑप्शन जाएगा वो थर्ड करेक्ट होगा। एक मिनट, चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये करेक्ट माना जाएगा। बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ हम लोग रुख करेंगे और अगला सवाल हमारे सामने है 83 नंबर का, और कह रहा है कि वे मूलभूत अवधारणाएं जिन पर ILO मानक कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, वो कौन सी अवधारणाएं हैं जिन पर ILO का मतलब समझ रहे हो ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सन 1919 में आया था, कार्य करते हैं। तो निम्नलिखित में से बताइए कौन सी है? तो बड़ा ही अच्छा सवाल आपके सामने है। जब आप प्लीज बताएं क्या ऑप्शन होना चाहिए इसमें, है ना। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानक कार्य करते हैं, और उस संबंध में जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में, तो प्रमुख कार्य तो कामगारों के हितों को ध्यान में रखना। इस बात को आप लोग जानते हो। पहला कार्य क्या इसका है? संपोज एक बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो कामगारों के हितों का ध्यान रखना, है ना, हितों का। अच्छा किसका? तो कामगारों का। कामगारों का मतलब श्रमिक, है ना, ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंतर्गत या अगर हम बात करें करार या संतुतिया के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक जो होते हैं वह बेसिकली एक प्रकार से स्थापित भी होते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बेसिकली ये क्या कार्य करता है? तो बेसिकली इसका जो लक्ष्य होता है परिस्थितियों में सुधार करना होता है, बुनियादी सिद्धांतों और अधिकारों को स्थापित करना होता है। यही तो ILO का बेसिकली मुख्य भूमिका मानी जाती है, ILO का, ठीक है। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में अगर हम बात करें इस समय जो है अध्यक्ष के रूप में, है ना, उनको किनको नियुक्त किया गया है? तो एक नाम आता है गिलबर्ट होंगबो। क्या नाम आता है? गिलबर्ट होंगबो जी। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तो ये 22 मार्च 2022 को इनको जो है बेसिकली नियुक्त किया गया था, है ना। तो ये जैसे अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो भूमिका है श्रम संगठन में, तो वो सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ावा देने की बात करते हैं। हालांकि ILO की जो स्थापना हुई है वो अक्टूबर 1919 में हुई है ना। तो उसमें लीग ऑफ नेशंस की तहत जो है इसकी स्थापना की गई, और संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी मानी जाती है। सबसे पुरानी और सबसे विशेष एजेंसी कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र की, US की, तो याद रखिएगा ILO है सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन। अगर हम बात करते हैं इसका मुख्यालय जिनेवा मुजफ्फरपुर में, है ना, जिनेवा मुजफ्फरपुर में, ठीक है। और
मैं आपको बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1969 का नोबल शांति पुरस्कार मिला है इसको, ठीक है, ILO को। तो नोबल शांति पुरस्कार भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। कब मिला था? तो 1969 में मिला था। अब देखिए, श्रम कोई वस्तु नहीं है, ये बात मानता है। अभिव्यक्ति को अभिव्यक्ति की एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता सतत विकास के लिए अनिवार्य है, ये भी है, बात सत्य है। गरीबी चाहे कहीं भी हो, वह सभी जगह संपन्नता के लिए खतरा पैदा करेगी, ये बात आप जानते हैं। तो मेरे हिसाब से ये तीनों पॉइंट सही होंगे। और आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो जाएगा भी, वो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, चौथा आपका सही होगा, है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, है ना। ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स हैं एग्जाम में, सोशल वर्क के ये प्रश्न हैं, और इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए। अगला सवाल हमारे सामने है भारत के संविधान से, यूनिट नंबर 8 से। और यूनिट नंबर 8 में आपको सभी लोगों को पता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ा गया है, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, पास। तो आप ओके, यहाँ अगर आप लोग बातचीत करते हैं तो किसकी तरफ आप अग्रसर होंगे? तो सबसे पहले तो आप समाजवाद, दूसरा आप पंथनिरपेक्ष, तीसरा आप राष्ट्र की अखंडता। विश्वास, आस्था, उपासना, ये बेसिकली आपका गलत है। देखिए, पी से पंथ निरपेक्ष होता है, कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ए से अखंडता को जाना जाता है, एस से जो है समाजवाद को जाना जाता है, इसलिए पास शब्द याद रखिएगा आप लोग। यहाँ सही जवाब जो जाएगा ABC ऑप्शन नंबर, आप देख भी रहे हैं इस समय, नीचे थर्ड है, और थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रस्तावना, देखो, भारतीय संविधान से, प्रस्तावना से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, और इससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, याद रख लीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चलो, बहुत बढ़िया है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, है ना, भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे और भी कुछ ऐसे ही पॉइंट को लेकर, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में बताइए कितनी बार संशोधन किया गया था? बताइए। नहीं पता? 1976 में मैंने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 11 बार? 3 बार, ओके। 42, 72, 84, ये क्या था? अच्छा, नहीं, जो भारतीय संविधान का अगर हम बात करते हैं संशोधन के परिप्रेक्ष्य में, तो एक बार हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है ना, आपका ये करेक्ट होगा। अरे, भारतीय भारतीय संविधान के संशोधन में अगर हम बात करते हैं, वो भी प्रस्तावना में, हाँ, प्रस्तावना में एक ही बार हुआ है। बाकी तो कई बार। अच्छा जी, ये कई बार बताया था। चलो, बहुत बढ़िया, यानी आपको याद रहा, बहुत अच्छा, गुड। देखो, एक आध लोग ऐसे बता दिया करो कि बताया भाई, नहीं तो कहोगे बताया, बताता हूँ नहीं, और आप लोग कह देते हो कि भाई पूछ लेते हो सर। चलो जी, अब देखिए, एक सवाल हमारे सामने ये है कि MBO, और आपको पता होना चाहिए MBO क्या है। बता सकते हैं MBO क्या है भाई? MBO, ओके, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यही कह सकते हैं। चलो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य आधारित प्रबंधन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैनेजमेंट, अगर हम बाय ऑब्जेक्टिव से संबंधित अगर ये सवाल पूछा गया, तो कहा कि संकल्पना ये दिया किसने? बड़ा अच्छा सवाल आ गया भाई, ये तो दिया इस किसने? ये पीटर एफ ड्रकर, पीटर ऑफ ड्रकर, है ना।
ठीक है, ये करेक्ट जवाब है आपका। और यहाँ उद्देश्यों का जो प्रबंधन है, जिसके द्वारा नियोजन के प्रबंधन के रूप में पहली बार पीटर एफ ड्रेकर ने दिया था, और अपनी एक किताब लिखी थी सन 1954 में। कौन सी किताब का नाम पता है किसी को? नहीं पता? द प्रैक्टिस ऑफ, नो, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, हाँ, मैनेजमेंट, बिल्कुल सही जवाब। तो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में लोकप्रिय किताब रही, और इस किताब में ये चीज़ें बताई गई। एमबीओ, आईएमपी, यस बिल्कुल आईएमपी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अद्वितीय प्रबंधन अभ्यास को संदर्भित करता है, जिसका पालन मुख्य उद्देश्य के आधार पर कंपनी के वार्षिक प्रदर्शन में सुधार के लिए योजना बनाई गई। हालांकि इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो दो तीन बातें हैं, और उनसे आप इजीली सवाल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे पहली पॉइंट ये है, संगठनात्मक उद्देश्य पूछे। अच्छा, इसमें आता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं आता, आता है संगठनात्मक उद्देश्य। दूसरा आपसे पूछेगा सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। तीसरा आपसे पूछेगा व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य। तो एमबीओ कितने भागों में डिवाइड हुआ है? 3 भागों में, 3 प्रकार का पार्ट आप कह सकते हो। एक संगठनात्मक, दूसरा सामाजिक, तीसरा व्यक्तिगत। ठीक है, इन्हीं के रूप में इसको जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और यहाँ जो नाम बनता है वो बेसिकली कभी कभी सवाल ये भी बना दिया जाता है कि कहा जाता है कि उद्देश्य द्वारा, या आपको कहूँ कजाकिस्तान द्वारा प्रबंधन सिद्धांत की अवधारणा किस प्रकार प्रसारित किया गया था। तो पीटर एफ ड्रेकर के द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एमबीओ सहभागी के रूप में स्थापित हुआ है ना? एमबीओ सहभागी के रूप में स्थापित हुआ है। चलिए अगला सवाल लेंगे आप। लूथर गुलिक वगैरह का नाम आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं इनके बारे में, लेकिन आने वाले टाइम बताऊंगा, है ना? मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा एक प्रश्न पे समय ना लूँ, अगर एक ही ऑप्शन पे लूँ तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ आप लोगों को। बस मेरा कहने का भाव इस समय यही चल रहा है। अगला सवाल हमारे सामने ये है, भारतीय पुनर्वास परिषद की बात यहाँ सवाल है कि उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है ना? कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये सवाल हमारे सामने दिया गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया बताइए जरा एक बार। 86 नंबर का सवाल है ना? अब देखिए, यहाँ पे पूछा है सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारतीय पुनर्वास परिषद को हम लोग क्या बोलते हैं? आरसीआई कहते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में जानी जाती है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना सन 1986 में हुई थी। आरसीआई की स्थापना कब हुई थी? सन 1986 में ये जो है स्थापना हुई। सितंबर 1992 में, सन सितंबर 1992 में आरसीआई एक्ट बन गया। क्या बन गया? ये आरसीआई एक्ट बन गया। हाँ, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखते चलिएगा साथ साथ। ठीक, फिर 22 जून 1993 को एक वैधानिक निकाय के रूप में ये काम करने लगा। किस कब? 22 जून सन 1993, 1993 में क्या काम बना दिया? ये वैधानिक निकाय बन गया। ये क्या बन गया? वैधानिक निकाय बन गया। अब इस अधिनियम, बिल्कुल, अब यही अधिनियम को 2000 में संसद द्वारा क्या हो गया? संशोधन कर दिया गया। 2000 में क्या कर दिया गया? इसको संशोधन किया। अब बेसिकली क्या था कि ये आरसीआई जो कार्य कर रहा था वो दिव्यांग व्यक्तियों की दी जाने वाली जो सेवाएं हैं, जैसे मॉनिटरिंग करना, पाठ्यक्रम को संचालित करना, पुनर्वास प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, ठीक है, इस तरीके की सेवाओं पर ये जो है आरसीआई बखूबी ढंग से अपनी क्रिया को संचालित करता है। तो यहाँ पॉइंट अगर हम बात करें तो देखो, ये तो 1986 है, तो ये बात सही है, ये करेक्ट हो गया। दिव्यांग मतलब आरसीआई, दिव्यांग मतलब निःशक्तता होता है, संबंध में मामलों के निपटाने के लिए एक सरकारी निकाय है, ये भी बात करेक्ट है। फिर आरसीआई निःशक्त व्यक्तियों के
साथ व्यवहार करते समय जो है अनहित व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेगा। जैसे अगर आपने दिव्यांग व्यक्तियों को, आप जैसे मान लीजिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी व्यक्ति है और आप उसे कह दिए पागल, तो ये एक प्रकार से असामाजिक शब्द हुआ। और आप अगर वो व्यक्ति, उसके पेरेंट्स अगर आपके ऊपर केस कर देंगे तो वो केस वैलिड माना जाएगा और आपको वहाँ पे दंड भी दिया जा सकता है, ये कहा है। अगर आप दिव्यांग व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं या किसी तरीके से उसे असामाजिक उसके साथ व्यवहार करते हैं तो आप दंड के भागीदारी होंगे। इस तरीके के कुछ नियम्स बनाए भी हैं वो आरसीआई ने। तो ये बातें आपका रहेगा पहला, दूसरा और चौथा। यहाँ पे ये करेक्ट है। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए आरसीआई जो है सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है। अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी तो है ही नहीं। मैंने कहा पंजीकृत सोसाइटी तो सन 1986 में आया, अधिनियम का भूमिका निभाया 1992 में। तो बेसिकली ये पंजीकृत सोसाइटी है, देन अधिनियम का पार्ट है। मैं आपसे कहूंगा ये ऑप्शन आपका गलत है, केवल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सेकंड, ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेंगे और एक सवाल और बात करेंगे हम लोग। ये भी देखिए सवाल अच्छा है ना। देखिए मैं एक प्रश्न के पीछे आप लोगों को थोड़ा सा कुछ स्टेटमेंट बता रहा हूँ, है ना, उन चीज़ों को समझने का जरूर प्रयास करिएगा। एक सवाल देखिए कह रहा है आपके सामने, कहता है आपसे, कहता है कि हकलाहट को संबोधित करने के लिए निम्न में से किस तकनीकी का उपयोग करें। देखिए बेसिकली स्पीच एंड स्पीच थेरेपी, अगर स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप इस सवाल को ईजिली कर लेंगे, ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट। बट ये सिलेबस से हट के थोड़ा सा क्या है, ये बेसिकली यूनिट नंबर आपका 9 से है, जहाँ पे चिकित्सा और मनोचिकित्सा समाज कार्य का टॉपिक था। जरा बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। मैं एक बार इंग्लिश दिखाना चाहूँगा क्योंकि इंग्लिश आप ऑप्शन सी, देखिए अब इंग्लिश देखो आपके सामने, क्योंकि इंग्लिश में आप सही तरीके से ऐसे प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से जो है समझ सकते हैं, है कि नहीं? क्लियर? साथ साथ बताइए भाई, अपने विचारों को प्रकट करते चलिए। तो हमारे सामने यहाँ एक शब्द आ रहा है लॉन्ग स्पीच, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग स्पीच बोलते हैं। देखो ये क्या होता है लॉन्ग स्पीच, जिसको प्रोलॉन्ग्ड स्पीच कहते हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्पीच बेसिकली लॉन्ग स्पीच के नाम से जानी जाती है। ये एक फ्रिक्वेंसी पर बेस्ड होता है, लंबे समय तक भाषण के अर्थ पर बेस्ड होता है। मैं आपको बता दूं, इगहम एक विद्वान का नाम आता है, उसका नाम है इगहम, सन 1984 की। सन 1984 में इन्होंने कहा दीर्घ समय या लंबे समय या प्रोलॉन्ग्ड स्पीच या दीर्घकाल या लंबे समय तक बोलना उसके प्रकार और नए भाषण पैटर्न का एक समूह है जो हकलाने के लिए एक लोकप्रिय उपचार का आधार बनता है। हकलाने के लिए एक प्रिय लोकप्रिय उपचार का आधार बनता है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इसका सही जवाब जो जाएगा वो दीर्घकालीन जाएगा। तो मैं कहूँगा इसकी इंग्लिश यहाँ पे लिखें तो आप इजीली समझ सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, ठीक है। तो ये शब्द यहाँ पे सही था। तो प्रश्न था हकलाहट को संबोधित करने के लिए तकनीकी का उपयोग, तो ये तकनीकी है, इसको बोलते हैं लंबे समय तक का भाषण का यहाँ पे अर्थ दीर्घकालीन का भाषण एक पैटर्न है, हकलाने के लिए लोकप्रिय उपचार का आधार माना जाता है ना, ठीक है। तो ये एक ट्रीटमेंट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी इज द राइट आंसर होगा। एक सवाल और देखिए जरा, आप लोग समझने का प्रयास करिए और अच्छा सवाल है। कहता है किसी कंपनी के कार्मिकों के ज्ञान, शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल, विशेषता के संदर्भ में किस पद का उपयोग करेंगे। बताइए, मानव संसाधन, मानव पूंजी, अमूर्त अस्थियां और ज्ञान अस्थियां। आपके सामने ओके, मानव पूंजी। यहाँ जो जवाब आप सबके आ रहे हैं, एक बार इंग्लिश भी देखिएगा जरूर प्लीज आप सभी लोग, ताकि आप आसानी से कर सकें। ह्यूमन कैपिटल आप लोग कह रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। सवाल हमारे सामने बड़ा सरल है कि किसी कंपनी के कार्मिकों के ज्ञान, शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल और विशेषता के संदर्भ में किसी पद का अगर उपयोग किया जाता है तो वो बेसिकली कार्मिकों के ज्ञान का
तो वो मानव पूंजी होता है, मानव पूंजी होता है। और ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। मानव पूंजी की परिभाषा क्या है? सिंपल सी बात है। मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल के नाम से जानी जाती है। मानव पूंजी बेसिकली कौशल, शिक्षा, क्षमता, श्रम की विशेषता की एक माप होती है। ठीक है, कौशल हो, ज्ञान हो, शिक्षा हो, प्रशिक्षण हो, विशेषताओं का एक माप होता है। क्या होता है? एक माप होता है जो उसकी उत्पादक क्षमता और कमाई क्षमता को प्रभावित करती है। अब ये क्या काम कर रहा है मानव पूंजी? ये बेसिकली उत्पादक क्षमता प्लस में आपकी कमाई की क्षमता को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे उसे ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं या मानव पूंजी कहते हैं। बड़ा ही आसान सा सवाल है, याद रखिएगा। कभी कभी सवाल बनता है मानव पूंजी निर्माण का अर्थ क्या होता है? तो लोगों की ताकत और कौशल का विकास करना, इसका सिंपल सा एक मीनिंग बनता है, लोगों की ताकत और कौशल का विकास करना। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल हमारे सामने है, बहुत ही आसान सा सवाल। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट की जगह पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने अपनी भूमिका निभाया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता है। बताइए सवाल का जवाब क्या है? दिव्यांगता अधिकार। ओके, अच्छा, केवल इतने ही बच्चे हैं और बच्चे तो जवाब ही नहीं देते भाई। जी, सॉरी, समझ नहीं पाया सर मैं। अच्छा अच्छा, सवाल बड़ा अच्छा लगा। चलो ठीक है भाई, अगर आपको ये चीज़ें पता है, बाकी तो वैसे सभी बच्चों के इनसे चीज़ों पर बोलना चाहिए, है ना। चलिए, सही बताया आपने कि निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के कुल 21 निशक्त व्यक्ति हैं जो आयु वर्ग के, कौन से? 8 आयु वर्ग के हैं। सही जवाब आपने यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग बताइए कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट किसकी जगह पे आया है? तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पीडब्ल्यूडी 1995 की जगह पे आया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 21 साल के बाद एक नया अधिनियम के रूप में उभर के हमारे सामने आया, इसलिए इसको बोला जाता है 2016 में ये एक्ट आया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं 2007 में, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कब? 2007 में। 2007 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर की पुष्टि के बाद पिछले अधिनियम में बदलने की आवश्यकता को उत्पन्न के लेकर बातचीत किया था। तो 2007 में ये दिया किसने? तो आपको ये पता होना चाहिए, UNCRPD, जिसको आप बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं ये ड्राफ्ट बिल कब आया, तो ड्राफ्ट बिल की बात जब पूछा जाता है तो क्या नाम बताते हैं आप लोग? ड्राफ्ट बिल तो 2011 में आप लोग बताते हैं। जब आपसे बात किया जाता है विधेयक संसद में कब पेश हुआ, विधेयक संसद में कब पेश हुआ, तब आप लोग को बताना है 7 फरवरी 2014 को विधेयक संसद। जब बात आती है राज्यसभा में कब पेश किया गया, कब राज्यसभा में कब पेश किया गया, तो 14 दिसंबर 2016 को। लोकसभा में कब पेश किया गया, लोकसभा में कब पेश किया गया, 2 दिन बाद, 16 दिसंबर 2000। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिर राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर, इस बिल पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति ने कब किया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया, तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 2016 को, 28 दिसंबर 2016 को। अब यह अधिनियम लागू कब हुआ, तो अधिनियम 15 जून 2017 को क्या हो गया, ये लागू हो गया। ठीक है,
यह अधिनियम, ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद को अधिनियमित करता है? तो अनुच्छेद आप ध्यान रखिएगा 253। कौन सा? 253। कितने टाइप की डिसेबिलिटी? 21 टाइप की डिसेबिलिटी। कितने आयु वर्ग? 8। ठीक है, याद। तो ऑप्शन तो मैंने बता दिया, शायद ऑप्शन ए गया है ना। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, ये भी सवाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने रिट के बारे में आप लोगों को भी हाल ही में जिक्र भी किया था, तो ज़रा एक बार इसका जवाब मुझे बताइए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए याचिका एक तरफ दी गई है, दूसरी तरफ उद्देश्य दिया गया है, तो बताइए बंदी ग्रहण क्या हो सकता है? ओके, देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को लाया जाना है ना, ये हो गया आपका। और परमादेश आपका क्रिया क्रिया जो कार्यवाही करने हेतु निर्देश देने वाले आज्ञा। प्रतिषेध, प्रतिषेध क्रिया नहीं करने के निर्देश देने की आज्ञा देना। अब बात करते हैं उत्प्रेषण के बारे में। ये क्या होगा? किस अधिकार? अभिप्रमाणित। नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ ए बनेगा आपका, अभिप्रमाणित बनेगा। हाँ अधिकार, ये बनेगा, और अधिकार प्रतिष्ठा बनता है किस अधिकार से? सही जवाब। हाँ, तो ये देखिए आपका यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। हाँ ये देखना 5। ठीक है, ये होगा। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं अभी के लिए, फिर हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे अगले सवाल में, अभी 8:30 पर। ठीक है।